फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल पर। फ्रेंड्स, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं आगामी सीटेट और एमपीटेट एग्ज़ाम के लिए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इससे पहले भी हम लोग 3 वीडियो कर चुके हैं ईवीएस के लिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलक्रो क्या है? यह घटना 1948 की है, जब स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मैस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। तब उन्होंने देखा उन दोनों पर बीज चिपक जाते हैं। मैस्टल जो थे 1948 में स्विट्ज़रलैंड के जो जॉर्ज मैस्टल थे, तो वो अपने कुत्ते के साथ सैर पे गए थे। तो सैर से लौटने के बाद उन्होंने देखा है कि उनके कपड़ों पर बीज चिपक जाते हैं, उन दोनों पर चिपक जाते हैं। कुत्ते के बालों पर भी बीज चिपक जाते हैं। बीजों को कपड़ों पर देखकर मैस्टल हैरान रह गए कि इन कपड़ों पर बीज कैसे चिपक गए, बीज में आखिर ऐसा क्या है कि कपड़ों पर लटक जाते हैं। हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखा। उन्होंने तुरंत इस बात को देखने के लिए कि बीज कपड़ों पर कैसे चिपक गए, तो उन्होंने इसके देखने के लिए माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। जब बीजों को उन्होंने बारीकी से देखा तो उन्होंने पाया कि बीजों में छोटे छोटे हुक थे, जिनकी सहायता से बीज कपड़ों के रेशों में लटके थे। यह घटना देख मैस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं। यह बस्ता, जूता, कपड़ों में प्रयोग किया जाता है। जो यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, सॉरी फ्रेंड, मैं और सब एक्स्ट्रा लिख गया है। ये जो वेलक्रो आपने देखा होगा कपड़ों में और जूतों में और बस्ता में जो लगा होता है, जिससे दोनों सतह चिपक जाती हैं। तो यह जो वेलक्रो बनाने का जो दिमाग में आया था जिस व्यक्ति के जिसने बनाया है, तो वो थे स्विट्ज़रलैंड के जिसका नाम था जॉर्ज मैस्टल। इन्होंने ये आइडिया कहाँ से आया था? तो ये आइडिया उन्हें आया था जब बीजों कपड़े पर चिपक गई थी। तो इस घटना से देखकर वो हैरान रह गए। तो उन्होंने वो वेलक्रो बनाने का आइडिया उनके दिमाग में आया और उन्होंने वेलक्रो बनाया। वेलक्रो का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो बस्ता, जूता, कपड़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, रोनाल्ड रॉस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो देखते हैं। इनके पिता भारतीय सेना में जनरल थे। तो रोनाल्ड रॉस थे, इनके पिता भारतीय सेना में क्या थे? जनरल थे। और दिसंबर 1902 में रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1902 में। 1902 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में मरते हुए 1905 में ये मर गए थे, डेथ हो गई थी। मरते हुए कुछ ढूंढ लूँगा, तो कह गए थे मरते हुए, इन्होंने कहा था कुछ ढूंढ लूँगा, नया ढूंढ लूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि रोनाल्ड रॉस कौन थे? तो रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के बारे में बताया था। तो इसके लिए इन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये मरते हुए बोल गए थे कुछ ढूंढ लूँगा और नया ढूंढ लूँगा। नेक्स्ट, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर। तो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कैसा होता है? तो ये मादा मच्छर होता है, जिसके पंख कैसे होते हैं? छिट्टेदार होते हैं और रंग भूरा होता है। तो मलेरिया फैलाने वाला मादा मच्छर और रंग इसका भूरा होता है और इसके पंख छींटेदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया के लक्षण। तो मलेरिया कैसे पता चलेगा कि मलेरिया है? मलेरिया के क्या क्या लक्षण हैं जिससे पता चल जाए कि मलेरिया है? तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार हो, यदि खून टेस्ट करवाना पड़ता है, खून टेस्ट करवाओगे तभी पता चलेगा कि मलेरिया है। खेलने का दिल नहीं करता, कड़वी दवाई खानी पड़ती। तो मलेरिया के लिए जो दवा दी जाती है वो बहुत कड़वी होती है, तो कड़वी दवाई खानी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मलेरिया के लक्षण कहाँ से पता चलता है? तो ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आता है, तो इससे पता चलता है कि मलेरिया हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से ही सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। तो मलेरिया की दवाई जो है बहुत पहले से ही सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। तो
आज भी सिंकोना वृक्ष की छाल से इसकी दवाई बनाई जाती है। पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया की दवाई हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो मलेरिया की दवाई सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के लिए सावधानियाँ। यदि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? तो अपने आसपास पानी जमा ना होने दें। आसपास यदि पानी जमा होगा तो मच्छर पैदा होंगे, जिससे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया हो सकता है। तो अपने आसपास कभी भी पानी जमा ना होने दें। अपने आसपास के गड्ढों को भी भर दें, जिससे पानी जमा ना हो सके। तो पानी जमा कैसे होता है? गड्ढों में ही तो पानी जमा होता है। तो गड्ढों, जहाँ भी अपने आसपास, घर के आसपास कहीं भी गड्ढे दिखें, उन गड्ढों को भर दें, जिससे वहाँ पर पानी जमा ना हो सके और ना ही वहाँ पे मच्छर पैदा हो सके। मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया और चिकनगुनिया और डेंगू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मलेरिया से सावधानियाँ के लिए। तो पानी के बर्तन, टंकी है, कूलर की टंकी है, साफ कर रखें और इन्हें हर हफ्ते धूप में सुखाएं। तो पानी के बर्तन, जो भी पानी के बर्तन है या कूलर की टंकी है, इन्हें हर हफ्ते धूप में सुखाएं और इन्हें इनका जो पानी भरते हैं तो इनको साफ भी रखें पानी को। नेक्स्ट पॉइंट है, तालाब में मछली छोड़ दें ताकि वे मच्छर के लार्वे को खा लें। तो यदि आपके घर के आसपास तालाब है तो इन तालाबों में आपको क्या करना चाहिए कि मछलियाँ छोड़ देनी चाहिए। यदि मछलियाँ नहीं छोड़ेंगे तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तालाबों में, इसलिए आप मछलियाँ छोड़ दें, जिससे मच्छर के जो सतह पर लार्वा तैरता है तो ये मच्छर के लार्वे को खा ले, जिससे मच्छरों की संख्या अधिक ना बढ़ सके, जिससे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि मच्छर हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें। छत में लेटते हैं आप या घर के अंदर लेटते हैं, जहाँ भी लेटते हो, तो मच्छरदानी का प्रयोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको मच्छर नहीं काट पाएंगे, जिससे मलेरिया और चिकनगुनिया और डेंगू से आपकी सुरक्षा रहेगी। जमा हुए पानी में मिट्टी के तेल का छिड़क दें, जिससे मच्छर के अंडे डूब जाएंगे। यदि आपके आसपास कहीं पानी जमा हो गया है और आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जो सतह पर मच्छर के अंडे तैरते रहते हैं, सतह पर ही रहते हैं और मिट्टी का तेल क्या करता है, इन अंडे को डुबा देता है। तो वहाँ पे मिट्टी का तेल छिड़क दें, जिससे मच्छर के अंडे डूब जाएं। नेक्स्ट पॉइंट, लार्वा। तो लार्वा क्या है? पतले छोटे छोटे भूरे से रंग के कीड़े जो मच्छर के लार्वा से निकलते हैं। तो लार्वा क्या है? मच्छर का लार्वा शब्द यहाँ पे आया था। तो पतले जो छोटे छोटे भूरे से रंग के कीड़े होते हैं जो मच्छर के लार्वा से निकलते हैं, उसे लार्वा कहते हैं। नेक्स्ट, एनीमिया। एनीमिया क्या है? जिसे रक्त अल्पता भी जानते हैं, रक्त अल्पता के नाम से जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से रोग होता है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होने वाले रोग को ही एनीमिया या रक्त अल्पता कहते हैं। इसका उपचार क्या है? यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है तो इसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? आयरन की कमी से होने वाला रोग है तो आयरन की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। तो आयरन के स्रोत वाली सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और गुड़ खाना चाहिए, जिससे आयरन की कमी पूर्ण हो सके और एनीमिया रोग से छुटकारा मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, 17 नवंबर 2007 में दिल्ली में हज़ारों बच्चे एनीमिया के शिकार हुए। तो एनीमिया से बच्चे शिकार कब हुए थे? तो 17 नवंबर 2007 में दिल्ली में, कहाँ पर हुए थे शिकार? और दिल्ली में हज़ारों बच्चे एनीमिया के शिकार हुए थे। एनीमिया क्या है? तो आयरन की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं। गिजुभाई बदेगा कौन थे? गिजुभाई बदेगा गुजरात में रहते थे। यह बच्चों के लिए कहानियाँ और किस्से है यहाँ पे, सॉरी किस अलग होगी है यहाँ पे, उससे अलग होगी, किस्से लिखते थे। इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की। गिजुभाई बदेगा गुजरात में रहते थे। यह बच्चों के लिए कहानियाँ और किस्से लिखते थे और बाल मंदिर की स्थापना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि बाल मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो गिजुभाई बदेगा ने। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो गुजरात में रहते थे, गुजरात के रहने वाले थे। बच्चों के लिए कहानियाँ और किस्से लिखते थे। नेक्स्ट में देखें तो फौजी वहीदा कौन थी? इनका जन्म धन्ना मंडी, जिला राजौरी, राज्य जम्मू कश्मीर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? राजौरी जिला, जम्मू कश्मीर राज्य के धन्ना मंडी गांव में हुआ था। भारतीय सेना में डॉक्टर, एक कौन थी? भारतीय सेना में डॉक्टर थी।
और इन्होंने एक परेड की कमान भी संभाली थी। तो फौजी वहीदा ने एक परेड की कमान भी संभाली थी। ये भारतीय सेना में डॉक्टर थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जम्मू कश्मीर राज्य के जिला राजौरी के धन्ना मंडी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब यह 12 वर्ष की तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। तो कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? एक वेट लिफ्टर हैं और ये कहाँ की रहने वाली हैं? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की रहने वाली हैं। और इनके पिता क्या करते हैं? तो इनके पिता पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 वर्ष की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। नेक्स्ट, अभी एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी अभी प्रेजेंट में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने 3 मेडल भी जीते हैं। वजन उठाने के लिए वेट लिफ्टर हैं, तो इन्होंने 4 मेडल भी जीते हैं। अब उनकी बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इनकी बहनें हैं वो भी डेली वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन थे? तो पूर्व राष्ट्रपति एवं कहानीकार थे। जाकिर हुसैन एक पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी तो नहीं है, तो मतलब पूर्व में थे राष्ट्रपति। और एक कहानीकार भी थे, एक कहानियाँ भी लिखते थे, इसलिए इन्हें कहानीकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल कौन थी? तो गढ़वाल के नाकौरी गांव में रहने वाली बछेंद्री पाल बचपन में खेल में 400 मीटर चढ़ गई थी। बड़े होकर उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। बछेंद्री पाल थी, गढ़वाल के नाकौरी गांव में रहने वाली थी ये। और बचपन में ये खेल में, कोई भी बच्चे होते हैं तो खेल में चढ़ जाते हैं, मतलब कि पहाड़ पर चढ़ गई थी 400 मीटर की। पर इतना कोई नहीं चढ़ सकता है, मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं जो इतना चढ़ पाएंगे। 400 मीटर काफ़ी ऊंची हो जाता है, तो और पहाड़ पर चढ़ना, तो ये बचपन में खेल में 400 मीटर चढ़ गई थी। बड़े होकर उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। नेक्स्ट पॉइंट में उन्हें गाइड करने वाली ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो उन्हें गाइड करने वाले कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। वे महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। तो क्या करने लगी थी बाद में? पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी थी। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। तो कब चुना गया था इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए? तो 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। और बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। इन्होंने केवल 1:07 पर ये माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। और 43 मिनट बाद यह दुनिया की सबसे ऊंची केवल चोटी पर पहुंची थी। यहाँ से माउंट एवरेस्ट की चोटी शुरू होती है, परंतु ये केवल 43 मिनट बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, मतलब कि माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट ऊंचाई है वहाँ पर पहुँच गई थी। तो मतलब कि माउंट एवरेस्ट पर रही। केवल 43 मिनट बाद ये माउंट एवरेस्ट की सबसे अधिकतम ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट पर रही। बछेंद्री पाल भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। तो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, और विश्व की ये 5वीं महिला रही जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये माउंट एवरेस्ट पर कब गई थी? तो 1984 में, 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पर गई थी। नेक्स्ट, पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। तो पर्वतारोही होती हैं, इन लोगों को जो सामग्री इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है तो क्या क्या है? हुक है, हंटर शूज हैं, और स्प्लिंग बैग है, स्लीपिंग बैग है, और खूंटे हैं। तो इन लोगों को क्या क्या पर्वतारोही जो इस्तेमाल सामग्री करते हैं जो, तो हुक है, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग और खूंटे। नेक्स्ट, अलबर्नी। तो अलबर्नी कौन था?
ये उज़्बेकिस्तान से भारत आए थे। इन्होंने तालाबों के बारे में लिखा है। तो अलबर्नी ने किसके बारे में लिखा है? भारत के तालाबों के बारे में लिखा है। यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। हमारे देश के लोग यदि इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, तालाबों के बारे में लिखा है भारत के। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। हमारे देश, ये उज़्बेकिस्तान के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश के लोग यदि इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो अलबर्नी ने कहा है, यदि उज़्बेकिस्तान के लोग भारत आएंगे और भारत के तालाबों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के टुकड़ों और लोहे के सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए हैं। तो तालाब है, तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए हैं। और वो चबूतरे कैसे बनाए गए हैं? भारी भारी पत्थरों के टुकड़ों से और लोहे के सरियों से को जोड़कर बनाए गए हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की कतारें होती हैं। तो चबूतरों के बीच में सीढ़ियों की कतारें होती हैं, ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की कतारें हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की कतार होती थी। तो ये चबूतरे बने थे, इनके बीच में सीढ़ियों की कतार होती थी, जिससे ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई थी। तो सीढ़ियाँ, लोगों के चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग होते थे। लोगों के चढ़ने के रास्ते होते थे तो वो अलग होते थे, और उतरने के लिए रास्ता अलग होता था। तो चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग रास्ते होते थे। यहाँ कभी भीड़ होने पर परेशानी नहीं होती थी। चढ़ने और उतरने के रास्ते अलग अलग थे, इस वजह से यहाँ पर कभी भीड़ नहीं होती थी। तो अलबर्नी के बारे में यहाँ पे लिखा था। अलबर्नी, तो यह कौन था? उज़्बेकिस्तान से भारत आया था। और इन्होंने तालाबों के बारे में लिखा है। इनकी किताब, अपनी किताब में लिखा है इन्होंने, इनकी किताब का नाम है किताब उल हिंद, भारत के दिन के नाम से जानी जाती है इनकी बुक। इस बुक में इन्होंने लिखा था, भारत के तालाब बनाने में, यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। हमारे देश के लोग यदि इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के टुकड़े और लोहे के सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए गए हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की कतारें होती हैं, और लोगों को चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। यहाँ कभी भीड़ होने पर परेशानी नहीं होती है। ऐसा इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गोल को।